नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th विश्व एनसीईआरटी हिस्ट्री है और क्लास 9th का यह बुक है। एनसीईआरटी का क्लास 9th का यह बुक है भारत एवं समकालीन विश्व, भारत और समकालीन विश्व भाग 1 कक्षा 9 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, पूरा कंप्लीट क्लास चल रही है। कंप्लीट कोर्स को जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप लोग बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। जो लोग इतिहास की तैयारी करना चाहते हैं, हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक है, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केबीएस के लिए, एनबीएस के लिए, आप किसी की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से बीपीएससी टीजीटी और डीएसएसबी टीजीटी जिसकी परीक्षाएं आने होने वाली है उसकी तैयारी विशेष रूप से कराई जा रही है। आप जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर भी शो हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। भारत एवं समकालीन विश्व, फ्रांसीसी क्रांति में जितना बढ़िया बेहतरीन ढंग से आप लोगों को पढ़ा दूंगा उससे अलग कुछ भी नहीं आने वाला है। यह ध्यान रखिएगा आप लोग। जो कुछ आएगा हमारे ही नोट्स से आएगा, हमारे ही टेस्ट सीरीज से आएगा, हमारे ही लेक्चर्स वीडियो से आएंगे, उससे अलग कुछ भी नहीं आने वाला है। तो जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। एनसीईआरटी फिनिश कर दूंगा, पूरा टेस्ट सीरीज भी दूंगा और लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स दिए जाएंगे और जो भी कुछ दिया जाएगा वहीं से सारे के सारे प्रश्न आप लोग को मिलेंगे। देख सकते हैं कितना बढ़िया बेहतरीन नोट्स आप लोग का है, पीपीटी नोट्स है। एक बार अगर आप इस नोट्स को अच्छे से देख लीजिए तो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तीसरा लेक्चर्स वीडियो है ये क्लास 9th का। गिलोटिन क्या है भाई? गिलोटिन देखिए, दरअसल ये फांसी लगाने का तरीका होता था गिलोटिन। यहाँ पर मैंने एक चित्र के माध्यम से समझा दिया था। यह गिलोटिन फ्रांस में फांसी लगाने का माध्यम होता था। मतलब किसी को अगर फांसी की सजा होती थी तो ऐसे ही होती थी। दरअसल इसमें यहाँ पर दे सकते हैं गिलोटिन, एक यहाँ पर दे सकते हैं इसका आविष्कार हुआ था। बताइए, इतना खतरनाक आविष्कार भी किसी ने किया था और इसका आविष्कार गिलोटिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए इस यंत्र को गिलोटिन ही बोला जाता है, ठीक है। फ्रांस में इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक धागा होता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जल्लाद है। ये आपका क्या है? ये जल्लाद है। बता दे रहा हूं आपको। ये आपका ये क्या है? ये आपका जल्लाद है और जल्लाद यहाँ से रस्सी खींचता था। रस्सी खींचते ही एक आरा, दो यहाँ पर दो लकड़ी के खंभे हैं और यहाँ पर आरा चलता था, आरा निकलता था और यहाँ से यहाँ पर सर धड़ से अलग हो जाता था। यहाँ पर आदमी लेटा हुआ है, ठीक है। ऐसे होता था गिलोटिन, इसे ही गिलोटिन कहते हैं, ठीक है। तो फ्रांस में गिलोटिन से सजा दी जाती थी, मृत्युदंड दिया जाता था। तो देख सकते हैं यहाँ समझाया गया है। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकने वाली आरे वाली मशीन होती थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अड़क किया जाता था। इस मशीन का नाम उनके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर रखा गया है। दरअसल इतना खराब आविष्कार भी किसी के द्वारा किया गया, यह भी एक बड़ी बात है। तो दरअसल इसका जो आविष्कार किया गया था गिलोटिन नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इस यंत्र को गिलोटिन ही कहा जाता है। अब शायद प्रचलन में नहीं है भाई। इसका प्रचलन में क्यों रहेगी भाई? प्रचलन में क्यों रहेगी, ठीक है। पहले सामंती व्यवस्था में फ्रांस में इस तरह से मृत्युदंड दिया जाता था, गिलोटिन से ही दिया जाता था, ठीक है। तो यह गिलोटिन यंत्र आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। डायरेक्टरी शासित फ्रांस, मतलब फ्रांस में जब फ्रांसीसी राज क्रांति हुई थी 1789 में और फ्रांस में समानता, गणतंत्र, बंधुत्व की भावना के तहत फ्रांस को स्वतंत्र किया गया था। एक तरह से देखा जाए
तो फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन आया था, डायरेक्टरी का शासन आया था। लेकिन डायरेक्टरी जो थी वह कुछ लोगों का एक समूह था, समिति थी, इसे डायरेक्टरी का शासन कहेंगे। तो डायरेक्टरी जो थी इतनी कमजोर थी, इसी की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट डायरेक्टरी का अंत कर देता है और 1799 में डायरेक्टरी को समाप्त कर देता है नेपोलियन बोनापार्ट। और 1799 में ही नेपोलियन बोनापार्ट पहली बार काउंसिल बनता है और 1802 में वह जीवन भर के लिए काउंसिल बन जाता है और 1804 में वह फ्रांस का सम्राट बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन कैसा रहा। तो फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया था। ठीक है, इन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, इसे डायरेक्टरी कहते हैं, उसको नियुक्त किया था। ठीक है, ये 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका थी। ठीक है, 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका थी जिसे बोला जाता था डायरेक्टरी। ठीक है, जो फ्रांस का शासन देखती थी, मतलब फ्रांस का प्रशासन देखती थी, एक तरह से मंत्रिमंडल समझिए। 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका थी जिसका काम क्या था, कार्य करना था, और उसे ही डायरेक्टरी बोला जाता है। लेकिन अक्सर फ्रांस की डायरेक्टरी लेकिन अक्सर विधान परिषद से उसके हितों का टकराव होता था। कार्यपालिका अलग होती है, कार्यपालिका का मतलब मंत्रिमंडल समझ लीजिए। ठीक है, तो कार्यपालिका का और विधान परिषद मतलब नेशनल असेंबली का के हितों का टकराव होता था। ठीक है, हितों का टकराव हो जाता था। ठीक है, इसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया था। इसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और उसने 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया। 1799 में क्या होता है, डायरेक्टरी को समाप्त कर देता है। मतलब 1789 में फ्रांस में राजक्रांति आई और फ्रांस के राजक्रांति के फलस्वरूप जो फ्रांस में नई व्यवस्था बनी, वहां पर क्या है, मतलब फ्रांस के लोगों का शासन हो गया। ठीक है, मतलब नेशनल असेंबली बना, नेशनल असेंबली में से ही डायरेक्टरी बना। ठीक है, लेकिन 10 वर्ष के अंदर ही सब समाप्त हो गया। तो देखिए, इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, डायरेक्टरी का अंत कर दिया। और बाद में 1799 में ही वह क्या हुआ, नेपोलियन पहली बार काउंसिल बन गया और 1802 में जीवन भर के लिए काउंसिल बन गया और 1804 में जाकर क्या बन गया, फ्रांस का सम्राट बन गया, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ये है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट आप लोग देख लीजिए, वह महान योद्धा, यूरोप का महान योद्धा हम बोल सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न बहुत बार बार पूछता है परीक्षाओं में और हम लोग गर्व के साथ उसका उत्तर देते हैं और हम यह मानकर चलते हैं कि इतिहास के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जिनका इतिहास में रुचि है या जिनका रुचि भी नहीं होगा, अगर उन्होंने इतिहास पढ़ा होगा तो एक बहुत बड़ा प्रश्न बार बार परीक्षा में आता है, सामान्य सा प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोगों को कई बार रटाया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर यह जानकारी अगर आपको न हो तो यह शायद, अगर आपको जानकारी नहीं है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो मेरे हिसाब से यह अच्छी ही बात है, क्योंकि यह कलंक है, यह धब्बा है, यह परिभाषा सही नहीं है। एक भारतीय होने के नाते हमें यह स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाश्चात्य देश के जो इतिहासकार थे उन्होंने भारत का नेपोलियन किसे कहा, एडम स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन किसे कहा था, समुद्रगुप्त को कहा था। बताइए समुद्रगुप्त क्या है और नेपोलियन बोनापार्ट क्या है। नेपोलियन बोनापार्ट कहीं भी नहीं ठहरता समुद्रगुप्त के आगे। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में जाकर सम्राट बना और 1815 मतलब 10 से 11 साल के अंदर उसका दर्दनाक अंत हुआ। वह नेपोलियन बोनापार्ट अपने वंश का अकेला सम्राट था, उसके पहले भी कोई नहीं था, उसके बाद भी कोई नहीं था, और बिल्कुल 9 से 10 वर्ष उसने शासन किया था फ्रांस के सम्राट के रूप में। और उसका सामना किससे हुआ था, यूरोप के छोटे छोटे देशों से हुआ था, छोटे छोटे शासन या प्रशासनिक व्यवस्थाओं से हुआ था उसका। और समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया, अरे नेपोलियन भी वीर था, साहसी था, उत्साही था, लेकिन समुद्रगुप्त का कंपेयर नेपोलियन से करना बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक है, बिल्कुल उचित नहीं है। समुद्रगुप्त ने 335 से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त वो उस वंश का था जहां चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे चक्रवर्ती शासक हुए।
जो 250 से 300 वर्षों तक जिस वंश का शासन भारत में रहा, आज का भारत ही नहीं बल्कि आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब समुद्रगुप्त के अधिकार क्षेत्र में आते थे। और उस समुद्रगुप्त का कंपेयर नेपोलियन से किया जाता है और हम लोग बड़े हर्ष के साथ स्वीकार करते हैं। हमें हमेशा सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। जब पाश्चात्य देश का कोई लेखक, इतिहासकार हमें सर्टिफिकेट दे देता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। अरे नेपोलियन जरूर वीर था, साहसी था, उसने अच्छा काम किया, लेकिन नेपोलियन को कहना चाहिए कि वह फ्रांस का समुद्रगुप्त है। मैं कहता हूं नेपोलियन फ्रांस का समुद्रगुप्त है। हमारा समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यह परिभाषा किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था और हमारी किताबों में छपाया जाता है और हम पढ़ाने को मजबूर होते हैं। यह उपमा सही नहीं है। ठीक है, दीपक भी जलता है और सूर्य भी जलता है, लेकिन दीपक की गर्मी का कंपेयर हम सूर्य से तो नहीं कर सकते। देखिए नेपोलियन 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था और इस नेपोलियन का जो दो बार जाकर वाटरलू के युद्ध में एक बार सेंट हेलेना द्वीप पर बंद रहा, एक बार एल्बा की टापू पर बंद रहा, और वह समुद्रगुप्त जिसका पूरा का पूरा शरीर औजारों से, हथियारों से, तीर भाला और धनुष से छत बिछत था, वह समुद्रगुप्त जिसने कभी भी पराजय नहीं देखा था, जिसने उत्तरापद के 9, दक्षिणापद के 12 राजाओं को धूल चटाया था, उस समुद्रगुप्त का कंपेयर हम नेपोलियन बोनापार्ट से करते हैं और हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं। बस यही काम रह गया है। ठीक है, यह उपमा सही नहीं है, बिल्कुल गंदा घिनौना उपमा है। ठीक है, 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। इन्होंने पड़ोसी यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंश को हटाकर उनकी बागडोर अपने खानदान के हाथों में दे दी। जो कोई पुराने राजवंश थे, मतलब यूरोपीय देशों में जब यह विजय यात्रा करता है नेपोलियन बोनापार्ट, तो वहां पर अपने ही वंश के कुछ लोगों को वहां पर क्या बना देता है? सूबेदार बना देता है, एक तरह से गवर्नर बना देता है, मतलब राजा बना देता है। ठीक है, तो पुराने राजवंशों को हटाकर उसने उनकी बागडोर अपने खानदान के हाथों में दे दी। नेपोलियन ने यूरोप के आधुनिकीकरणकर्ता के रूप में अपनी भूमिका दिखी थी। मतलब नेपोलियन के नेतृत्व में यूरोप के बहुत सारे देशों में आधुनिकता आई थी। जापान ने इटली में आधुनिकता आई थी, ऑस्ट्रिया में आई थी, प्रसा में आई थी। ठीक है, नेपोलियन के ही नेतृत्व में। अंततः 1815 में वाटरलू में उसकी हार होती है और 1821 में जाकर उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो वह है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका थी। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? जैसा कि हमने बताया था, स्टेटस जनरल का अधिवेशन हुआ था। तीसरे स्टेट के लोगों ने भयंकर आंदोलन किया था, बड़ा आंदोलन किया था अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए, लेकिन महिलाओं को इससे छूटा रखा गया। महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिला। यहां तक कि संविधान जब बना था 1791 में क्रांति के फलस्वरूप, तो उस संविधान में, फ्रांस के संविधान में, समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व वाले संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक की परिभाषा दी गई थी। ठीक है, तो महिलाओं को बाद में आंदोलन तो करना पड़ा, लेकिन यह आंदोलन बहुत एक लंबी श्रृंखला चली, एक लंबा अंतराल था और 1946 में तब जाकर महिलाओं को मताधिकार मिला था। अब आप समझ सकते हैं, 1946 में यहाँ मताधिकार मिल रहा है, 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हम मताधिकार दिए। अगर भारत 1921 में स्वतंत्र हो गया होता तो 1921 में ही महिलाओं को मताधिकार देने वाला देश होता भारत। ठीक है, तो देखिए क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? तो देखिए, महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। महिलाएं जो है जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। ठीक है, महिलाएं जो थी केवल जीविका निर्वाह करती थी। ठीक है, जैसे खेतों में काम करना या कुछ उद्योग धंधों में, छोटा मोटा कुटीर उद्योग में काम करना। ठीक है, अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई के मौके नहीं थे, व्यवसायिक प्रशिक्षण के भी मौके नहीं थे। महिलाओं ने पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की मांग की। अंत में महिलाओं ने पुरुषों के समान ही राजनीतिक अधिकार की मांग की, लेकिन आप इनकी मांग कब पूरी हुई? 1946 में जाकर फ्रांस में
महिलाओं को मताधिकार मिला और उन्हें निष्क्रिय नागरिक के अलावा उनको सक्रिय नागरिक माना गया। महिलाओं के जीवन में सुधार कैसे कैसे आए देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ फ्रांसीसी महिलाओं का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से उन्होंने आंदोलन किए थे। आप सोच सकते हैं, जहां जिस देश में संविधान बना और आधुनिक विश्व में, और वहां पर 100 वर्ष तक, 100 वर्ष क्या, बहुत ज्यादा वर्ष अब बीत गया, 100 वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया जब महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। तो देख सकते हैं क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। महिलाओं को क्या किया, सरकारी विद्यालय की स्थापना हो गई और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता देखिए, अब नियम और धीरे धीरे चेंज होते हैं ना, परिवर्तन तो धीरे धीरे आता है। समाज के सोचने का जो स्तर है वो धीरे धीरे सुधरता है। तो शुरुआत में बहुत सारी बंदिशें थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने विद्यालयों की स्थापना की और लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब यह भी नियम बनाया गया कि अब पिता उनकी मर्जी के खिलाफ, मतलब लड़कियों की मर्जी के खिलाफ उनकी शादी के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, यह भी बना नियम। उसके अलावा अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी या छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। मतलब सरकार क्या की, सरकार धीरे धीरे, फ्रांसीसी सरकार या फ्रांसीसी गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे उनका उत्साह वर्धन करने लगी। देखिए, मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन देखिए, मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। अरे यार, मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन ने, आयरलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने और यह आपका जर्मनी ने, ये क्या बोलते हैं, ये फ्रांस ने, बहुत देर बाद इन लोगों ने महिलाओं को मताधिकार मिला हुआ था। आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मताधिकार के लिए एक लंबी लड़ाई फ्रांसीसी महिलाओं ने लड़ी थी। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी, ठीक है, अनेक देशों में चलता रहा। अंततः 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया था, ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा तो फिलहाल खत्म हो गया था फ्रांसीसी क्रांति के बाद, ठीक है, मतलब फ्रांस में खत्म हो गया था, उनके उपनिवेशों में था, ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन ये आप लोग देख सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति के बहुत सारे प्रतीक थे, जिसमें एक टूटा हुआ जंजीर भी क्या था, फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक था, जो दासत्व को समाप्त करने के लिए एक सिंबल था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यह क्या है, यह दास हैं और एक यहाँ पर क्या है, हथकड़ी इन्होंने तोड़ा हुआ है, अपनी हथकड़ी तोड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं, हथकड़ी इन्होंने तोड़ा हुआ है। तो दास प्रथा का उन्मूलन किस तरह से हुआ, तो देखिए, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा किया गया। देखिए, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार किया गया, शुरुआत में किया गया था दास व्यापार, ठीक है। अब अफ्रीका में ही जो सरदार होते थे, अफ्रीका के जो सामंत होते थे या फिर लुटेरे डाकू होते थे, वह जो अफ्रीका के जंगली लोग थे उनको कैद करते थे और उनकी बिक्री करते थे, उनको बेच देते थे। किसको, यूरोपवासियों को बेच देते थे। और यूरोपवासी कहाँ ले जाते थे, उनको ऑस्ट्रेलिया ले जाते थे, उनको अमेरिका ले जाते थे और चाय के बागानों में, गन्ने के बागानों में, कोयला के खदान में, लोहे के खदानों में काम करवाते थे उनसे, ठीक है। तो इस तरह से यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार प्रचलन में था। फ्रांसीसी उपनिवेशों में, मतलब फ्रांस के जो उपनिवेश थे उसमें दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। मतलब जितने भी फ्रांसीसी उपनिवेश थे, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांस के उपनिवेशों में भी दास प्रथा का क्या कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया। फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे, ठीक है, स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे और फिर कहां ले जाते थे, फिर जो फ्रांस के उपनिवेश थे, ठीक है, औपनिवेशिक जगहों पर ले जाते थे और वहां पर बागानों में काम करवाते थे, ठीक है।
दासों को हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियन देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। आप समझ सकते हैं, पानी के जहाजों में हजारों दासों को ठूस कर ले जाया जाता था। कहां पर? कैरिबियन देशों, कैरिबियाई देश में जानते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच जो छोटे छोटे कंट्री है ना, उसे ही कैरिबियाई देश बोलते हैं। और वो सभी कैरिबियन सागर के आसपास छोटे छोटे देश हैं, इसीलिए इसे वेस्ट इंडीज भी बोला जाता है, कैरिबियन देश बोला जाता है। तो वहां पर क्या था? वहां पर फ्रांस का उपनिवेश था। ठीक है, तो वहां पर उन सभी दासों को ले जाया जाता था और वहां पर काम कराया जाता था। ठीक है, यहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। कहाँ? कैरिबियन देशों में जाकर बागान मालिकों को बेच दिया जाता था और वहां पर वह लोग काम करते थे। 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित किया गया। अब देखिए, 1794 में एक और नियम बना था, फ्रांस में ही नियम बना था, कानून बना था, जिसमें फ्रांसीसी उपनिवेश में जो भी फ्रांसीसी उपनिवेश है, फ्रांस में यह कानून बना कि जो भी फ्रांसीसी उपनिवेश हैं वहां पर मुक्ति का कानून बना, मतलब कोई भी दास प्रथा नहीं रहेगी, दास प्रथा की मुक्ति का कानून बना। और फ्रांसीसी उपनिवेश में ही अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। कब? 1848 में। 1848 में पहली बार उन्मूलन कर दिया गया, पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, आगे देखें, फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए। जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके क्या परिणाम हुए? तो फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा प्रदान किया। पहली बात तो अभी यह आता भी है, एक और प्रश्न पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है, ठीक है, राजनीति शास्त्र में पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो फ्रांसीसी क्रांति ने मानव समाज को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया। फ्रांस की क्रांति ने विश्व के अन्य देशों में भी प्रजातंत्र के विकास को गति प्रदान की। अरे भाई, फ्रांस की क्रांति से ही मोटिवेट हुआ, बहुत सारे देश मोटिवेट हुए। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला और साहित्य, शिक्षा और सैनिक गौरव के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति किया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण, तो देखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण द्वितीय और तृतीय स्टेट के लोगों का असम्मान एवं शोषण करना था। ठीक है, फ्रांस के राजा लुई 16वां एक निरंकुश राजा थे और एक अयोग्य शासक भी थे। वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर देते थे और हमेशा भोग विलास में लिप्त रहते थे। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल का अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में करों को बढ़ाने के लिए एक संकल्प पारित होना होता है और उसी का विरोध होता है। ठीक है, तो वही तत्काल में तात्कालिक कारण वही था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? तो एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आप जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति से ही मोटिवेट यूरोप के बाकी देश भी, अमेरिका मोटिवेट हुआ। ठीक है, अमेरिका में भी धीरे धीरे गणतंत्र आया, गणतंत्र की जननी अमेरिका को कहते हैं। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस और यूरोप के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देख सकते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह शासक की निरंकुशता के खिलाफ लोगों का पहला विद्रोह था। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को उत्पन्न किया, जिससे फ्रांस की सीमाओं को पार किया और पूरे यूरोप को प्रभावित किया। धीरे धीरे यह चीजें बाकी देशों में भी फैल गई, मतलब सभी जागरूक, जितने भी देश हैं सभी देश इससे जागरूक हुए। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के 3 सिद्धांत: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे का प्रसार फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक शब्द हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन 3 शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में आमूल परिवर्तन कर डाला। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और आधुनिक और मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति के 3 सिद्धांत थे। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे देख लिया है और यह पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पीडीएफ है, जिसमें आप लोगों को फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे
और यह बात आप जान लें कि थोड़ा सा लाइट चला गया है, लेकिन तभी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यह बात आप जान लें कि जितना भी आप लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, यहीं से आपके सारे के सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो जो लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, ऊपर शो हो रहा है। आप मैसेज जरूर करिएगा जो भी लोग गंभीर है, सीरियस है तैयारी के प्रति। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।